हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को एक अलग ही लेवल पे लेके जाएगा। तो उस चैप्टर का नाम है अमालगमेशन ऑफ अ कंपनीज। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा है इसका। समझ जाए तो बहुत ईजी भी हो जाता है, और प्रैक्टिकली भी अगर आप बिजनेस ओपन करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर ये चैप्टर आपको कंपनीज का एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि अमालगमेशन बहुत सारी कंपनीज करती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अमालगमेशन है क्या? चैप्टर का नाम है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है सर, क्या है ये अमालगमेशन और अमालगमेशन में होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम वैसे तीन चीज़ें इसमें समझेंगे। फर्स्ट समझ रहे हैं हम अमालगमेशन क्या होता है किसी कंपनीज का। तो अमालगमेशन ऑफ कंपनीज क्या होता है तो समझना, दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है पी लिमिटेड और एक कंपनी का नाम है आर लिमिटेड। एक तो है पी लिमिटेड और एक है आर लिमिटेड। ठीक है, दोनों अलग कंपनी है, दोनों अलग अपना बिजनेस करती हैं, दो अलग कंपनीज है। इनका हो सकता है बिजनेस का नेचर एक जैसा हो बट अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों एग्जिस्टिंग कंपनीज है। अब एग्जिस्टिंग कंपनीज वर्ड बहुत आएगा यहाँ पर, क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा। एग्जिस्टिंग कंपनीज का मतलब हो गया जो ओल्ड कंपनीज है, पहले से चल रही है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके कंपनी सोचती है, ओल्ड कंपनी बोल सकती है, दोनों की दोनों पुरानी कंपनी है। और अब ये दोनों कंपनी मिलके बोलती है, यार तुम भी हमारी फील्ड में काम कर रहे हो, हम भी तुम्हारी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम दोनों का फील्ड एक है, हम दोनों की इंडस्ट्री एक है, और इस इंडस्ट्री के अंदर हम दोनों जो है बहुत अच्छी खासी कंपनीज हैं और अच्छे लेवल की कंपनीज हैं और एक दूसरे का कंपटीशन कर रही हैं। क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों मिल जाए और हम क्या करें, हमारी पुरानी कंपनीज का वाइंडिंग अप कर दें, लिक्विडेशन कर दें, पुरानी कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी एक नई कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम कर देते हैं हम पीआर लिमिटेड। और पीआर लिमिटेड एक नई कंपनी हो गई और ये दोनों पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया गया और इन कंपनीज की सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज वगैरह दोनों कंपनी की इस नई कंपनी पीआर लिमिटेड के अंदर ट्रांसफर कर दी गई। और पी लिमिटेड और आर लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे उनको पीआर लिमिटेड के नए शेयर इशू कर दिए गए। तो यहां पर क्या हुआ, पुरानी दोनों कंपनी आपस में मिल गई, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन करके एक नई कंपनी बना दी। इसको बोलते हैं अमालगमेशन। एक और वर्ड आता है फिर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज भी होता है। इसके अंदर भी सेम ही ऐसा होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। देखो यहां पर पी आर लिमिटेड पी और आर को एक्वायर कर रही है। फर्क क्या है, पी और आर दोनों ओल्ड एग्जिस्टिंग कंपनी है और पी आर न्यू कंपनी बन गई। बट एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी है पी लिमिटेड, ठीक है, ये है एग्जिस्टिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी, और आर लिमिटेड ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ओल्ड कंपनी है। बट पी लिमिटेड क्या कर रही है, इस बार आर लिमिटेड को परचेज कर रही है। दोनों एग्जिस्टिंग कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं बन रही। बस क्या हो रहा है, जो आर लिमिटेड है, हाँ जी, वो आर लिमिटेड कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, वो खत्म हो रही है, और आर लिमिटेड कंपनी की जितनी भी एसेट और लायबिलिटी है वो पी लिमिटेड में ट्रांसफर हो रही है। और पी लिमिटेड जो है वो इस आर लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर है उनको अपने शेयर दे रही है। पी लिमिटेड अपने शेयर दे रही है, आर लिमिटेड कंपनी खत्म, आर लिमिटेड की सारी एसेट एंड लायबिलिटी यहां आ गई। आर लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है वो भी अब पी लिमिटेड के शेयर होल्डर बन गए, क्योंकि पी ने उसे अपने नए शेयर इशू कर दिए। तो ये इसको भी क्या बोलते हैं, लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ, कोई नई कंपनी नहीं, कोई नहीं, पी रहेगी, आर खत्म हो गई, आर की एसेट लायबिलिटी आ गई, आर का पूरा बिजनेस पी में आके सम्मिलित हो गया। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। दोनों में फर्क आपको पता लगा। अब साथ में एक चीज और बताता हूं, जो ये जैसे हमारी यहां पर पीआर लिमिटेड थी ना, हाँ, ये बताए कौन सी कंपनी है? सर ये तो परचेजिंग कंपनी है, परचेजर कंपनी है। हाँ, लेकिन हम यहां पर परचेजर नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे बेटा ट्रांसफरी कंपनी। क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी कंपनी। और ये जो पी लिमिटेड और आर लिमिटेड ये कौन सी कंपनीज है सर? ये सेलिंग कंपनीज है, जिसको हम वेंडर कंपनी भी बोल सकते हैं, विक्रेता कंपनी, जिसका बिजनेस बिक रहा है, जो खत्म हो रही है। हाँ, इनको हम बोलते हैं ट्रांसफरर। ट्रांसफरर दिख रहा है आपको? ट्रांसफरर, ये भी कौन सी होगी? ट्रांसफरर। आए समझ में? तो ये भी ट्रांसफरर कंपनी, ये भी ट्रांसफरर कंपनी। ये कौन सी होगी? ट्रांसफ्री कंपनी। तो ट्रांसफरर, ट्रांसफर हो रहा है जिसका, कहां हो रहा है?
किसी दूसरी कंपनी में हो रहा है, वो ट्रांसफरर कंपनी यानी कि सेलिंग कंपनी यानी कि वेंडर कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसका लिक्विडेशन हो रहा है, खत्म हो रही है, वो कंपनी जिसकी एसेट एंड लायबिलिटी किसी दूसरी कंपनी में, बिजनेस किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफर हो रहा है सब कुछ, क्या क्या, एसेट, लायबिलिटी, शेयर होल्डर सब जा रहे हैं, बिजनेस पूरा ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफरर कंपनी जो सेलिंग कंपनी होती है। और ट्रांसफ्री कंपनी कौन सी होती है? जो परचेजिंग कंपनी होती है, जो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसके बिजनेस को एक्वायर कर रही है, उसको खरीद रही है। ओके जी, ठीक है। अब इस केस में आप बताइए, यहां पर ये जो है ये कौन सी हमारी परचेजिंग कंपनी है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफ्री कंपनी, ट्रांसफ्री कंपनी। और ये आर लिमिटेड, ये कौन सी है? सेलिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, इसका बिजनेस पूरा खत्म हो रहा है, ये इसमें जा रही है, इसकी सारी एसेट लायबिलिटी बिजनेस इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो ये ट्रांसफरर कंपनी। नाम याद रहेगा ना बेटा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जब हम करते हैं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग भी तो होगी इसकी, सारी की सारी इसकी एसेट एंड लायबिलिटी इसमें जाएगी, इसके शेयर होल्डर को इसके शेयर मिलेंगे, है ना, तो उस सबकी अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी, इस अमालगमेशन के ट्रीटमेंट की, इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसकी। हाँ, तो उसके अंदर हमें सबसे पहले जो 2-3 कंपनी दे रखी होती है, उसमें ये पता करना होता है कि इसमें ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है, यानी कि सेलिंग कंपनी कौन सी है, ट्रांसफ्री कंपनी कौन सी है, यानी कि जो परचेजिंग कंपनी है वो कौन सी है। तो ये 2 वर्ड में आप कंफ्यूज मत होना। ओके, इसके बाद में सर इस चैप्टर के अंदर एक और चीज शामिल की जाती है, बता देता हूं क्या है वो। क्या है? अमालगमेशन के अंदर एक और तरह का अमालगमेशन भी इसमें शामिल किया जाता है, इसको भी अमालगमेशन बोलेंगे, इसमें भी अमालगमेशन बोलेंगे, ठीक है। और अमालगमेशन के ऊपर जो है ना हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस लगता है 14, और नई जो इंडेस आए ना, इंडेस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो लगता है 103। आई थिंक यही है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, मुझे जहां तक याद आ रहा है इंडेस यही है 103। तो इंडेस लगता है 103 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? 14 लगता है। ओके, ठीक है। तो अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अभी तो हम पुराना वाला ही फॉलो कर रहे हैं, नया वाला अभी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे अप्लाई होगा वो, ठीक है। अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, सीए का कोर्स, उसमें अप्लाई होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। ओके, सो एएस 14 जो है वो यहाँ पर अमालगमेशन में और एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं करता है, दोनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा, लेकिन इतना थोड़ा डिफरेंस होता है, इसमें नई कंपनी ओपन होती है, इसमें नहीं होती। और कोई अमालगमेशन चैप्टर के अंदर शामिल होगा? यस, वो होगा रिकंस्ट्रक्शन। ये हमारा अलग चैप्टर भी है ऑफ कंपनीज। अब रिकंस्ट्रक्शन किस कंपनीज का होता है पता है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। ये रिकंस्ट्रक्शन उन कंपनीज का होता है जो कंटिन्यू लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, जो कई सालों से लॉस कर रही होती है, या फिर उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, यानी कि बहुत ज्यादा लोन वोन ले रखा है, पूरा पैसा तो लोन पे करने में चल जा रहा है, लोन पे करने के अंदर आपकी लिक्विडिटी भी जा रही है। लोन पे करने में क्या क्या जा रहा है? एक तो लिक्विडिटी जा रही है, लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया? आपका कैश जा रहा है और आपका प्रॉफिट भी जा रहा है, तो जिस वजह से कंपनी जो स्ट्रगल कर रही होती है, तो वहां पर एक प्रोविजन आता है कि क्या करो, इन कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर दो, यानी कि इस कंपनी का उधार कर दो, इसको वापस से पुनर्गठित कर दो, इसको इसका रिकंस्ट्रक्शन कर दो, रिस्ट्रक्चरिंग कर दो। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके 2 तरीके हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो मैं पहले एक्सटर्नल लिख रहा हूं इधर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल कैसे होता है? तो एक्सटर्नल के अंदर पता है क्या होता है? एक्सटर्नल में हम ये करते हैं कि जो हमारी जैसे पुरानी कंपनी है बी लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये स्ट्रगल कर रही है, आगे जाके बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा इसका, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस बी लिमिटेड की जगह एक नई कंपनी खोल देते हैं, जैसे कर दी ए लिमिटेड, ये नई कंपनी हो गई, न्यू कंपनी, और इसकी सारी की सारी एसेट लायबिलिटी सब यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो ये जो है बी लिमिटेड और ए लिमिटेड जो हो गई, तो इसमें ये होगी आपकी ट्रांसफरर कंपनी और ये हो गई ट्रांसफ्री कंपनी, ये हो गई आपकी सेलिंग कंपनी, ये हो गई आपकी परचेजर कंपनी। आगे समझ में एक होता है, तो इसको हम अमालगमेशन के अंदर शामिल करेंगे। अमालगमेशन में कौन सा शामिल होगा? ये शामिल होगा, ये, ठीक है। एक आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारी लॉस मेकिंग कंपनी होती है, हाँ, उसको बिल्कुल भी उसका लिक्विडेशन नहीं होता, वो बंद नहीं होती है, उसका अंदर ही अंदर हम सुधार करते हैं, उसका अलग से चैप्टर है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है, हम करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, हाँ, वहां पर अमालगमेशन चैप्टर अप्लाई नहीं होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अमालगमेशन चैप्टर कब अप्लाई होगा? जब आपका कौन सा रिकंस्ट्रक्शन होगा? आपका कंस्ट्रक्शन होगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा, तब आपका अमालगमेशन चैप्टर अप्लाई हो जाएगा। तो मोटा मोटी अभी हमने क्या समझा, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है हमारी ए लिमिटेड, ठीक है, ये न्यू कंपनी है, ठीक है, या ऐसे सिंपल दोनों ओल्ड ही मान सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का केस भी ले सकते हो, ठीक है, या चलो ले लेते हैं, ये है ए लिमिटेड,
ठीक है, ये न्यू कंपनी है बिल्कुल भी, अमालगमेशन का केस ले लेते हैं, वैसे दोनों सेम होता है, ठीक है। और ये हमारी बी और ये है सी लिमिटेड, ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनीज है, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, इन दोनों का बिजनेस जो है हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये पुरानी कंपनीज जो है बी और सी ये खत्म हो रही है और इसकी जगह हम एक नई कंपनी बना रहे हैं ए लिमिटेड, या फिर नई कंपनी का नाम हम बीसी लिमिटेड कर देते हैं ताकि पता चलेगा भाई इन दोनों कंपनी से बनी है ये नई कंपनी बीसी लिमिटेड, ओके। अब बीसी का मतलब बीसी निकालना, ठीक है, ओके। तो यहां पर हो गया बीसी लिमिटेड, जी सर बिल्कुल, बीसी का मतलब तो हम बीसी निकालते हैं, क्या होगा वैसे, बिजनेस बेंगलोर कंपनी, ये होता है इसका मतलब, ओके। हाँ बदमाश लोगों, इसका कंपनी का नाम मतलब क्या होता है, बेंगलोर कंपनी, ठीक। अब देखो, अब ये जो बीसी लिमिटेड जो आपकी न्यू कंपनी है, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, ओके। और ये दोनों कौन सी होगी, ये होगी ट्रांसफरर, ठीक है, और ये भी हो गई ट्रांसफरर कंपनी, ये भी ट्रांसफरर कंपनी, ये भी ट्रांसफरर कंपनी, ओके, ठीक है सर। अब देखो क्या होगा, बी लिमिटेड की सारा का सारा बिजनेस एसेट्स लाइबिलिटीज किसकी हो जाएगी, बीसी लिमिटेड की, और सी लिमिटेड की सारी एसेट्स लाइबिलिटीज पूरा बिजनेस किसका हो जाएगा यहाँ पर, बीसी लिमिटेड का। बट जो बी लिमिटेड के ओनर है और जो सी लिमिटेड को ओनर है, क्या वो ऐसे ही फ्री में सारे के सारे शेयर बीसी लिमिटेड को, सारी की सारी एसेट लाइबिलिटी बीसी लिमिटेड को दे देगी, नहीं। इसके लिए बीसी लिमिटेड को बदले में जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर है उनको कुछ देना पड़ेगा, हाँ, उसी को बोलते हैं कंसीडरेशन, क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन, क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। और इस केस में क्या होगा, जो बीसी लिमिटेड है वो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को और सी लिमिटेड के शेयर होल्डर को क्या देगी, बीसी लिमिटेड नई कंपनी अपने नए शेयर इशू कर देगी, ताकि बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है अब किसके ओनर बन जाए, बीसी लिमिटेड के, और सी लिमिटेड के भी ओनर है जो किसके शेयर होल्डर बन जाए, बीसी लिमिटेड की, ठीक है। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम, उसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो बिजनेस जो है ना दो तरीके से किया जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट बिजनेस, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट बिजनेस। अगर आप कॉमर्स के बंदे हैं ना तो आपको इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, इन्वेस्टिंग बहुत उसके बारे में जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, और आपके पास एक डीमेट अकाउंट तो 100% होना ही चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बिजनेस करते हैं ना तो हमें बहुत पैसा चाहिए होता है, करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, लाखों रुपए चाहिए होते हैं, तब जाके हम छोटा बिजनेस खोल पाते हैं, है ना, और प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करके फिर हम प्रॉफिट कमा पाते हैं, ठीक है। लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से भी आप बिजनेस कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज है लेकिन फंडामेंटली बहुत अच्छी है, और आप ये सब समझ में आता है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इन सब का इनकम टैक्स का नॉलेज है, क्योंकि आप बीकॉम कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा, आपको रट्टे मार के पास तो हुए नहीं, आप कॉमर्स वाले गुरुजी CWG फॉर बीकॉम से पढ़ के पास हुए, तो आपको नॉलेज तो होगा, है ना। तो आप उन कंपनीज का एनालिसिस करके और जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसके शेयर खरीद लो और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। जैसे यहां पर बी लिमिटेड के शेयर होल्डर एसी लिमिटेड के बन रहे हैं, सी लिमिटेड के शेयर होल्डर एसी लिमिटेड के बन रहे हैं। ये कैसे खरीद रहे हैं, अपनी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप पैसे ट्रांसफर करके शेयर खरीद लो, शेयर खरीद के किसी भी कंपनी के आप शेयर होल्डर बन सकते हो, है ना। और ये इसके बहुत तरीके इन्वेस्टमेंट के, आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हो, हर महीने 500-1000 रुपए कटेंगे और 20 साल कटा के देखो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आपकी सोच से ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमिक है, डेवलपिंग कंट्री है हमारी और डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, और जिस दिन डेवलप कंट्री बन गई और उस दिन 1000 रुपये पता नहीं कितने रुपए हो जाएंगे आप लोगों के, ओके, अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं 2014 के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रूफ भी आके यूट्यूब पे दिखा रहे हैं यार, 2014-13 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, हर महीने 3-4 हज़ार की एसआईपी करा दी और अभी 1-2 करोड़ रुपए हो गए उनके 10 साल के अंदर, इतना ग्रो हुआ है और भी होगा अभी आगे, ओके, ठीक है। यंग कंट्री है ना, सबसे ज्यादा यंग लोग अभी तो इंडिया में रह रहे हैं, तो पावर तो इंडिया के पास है, ओके, और बिजनेस के लिए रास्ते भी खोले जा रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस जरूर करना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको या तो डायरेक्ट या डायरेक्ट में तो बहुत पैसा लगता है, इनडायरेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, एसआईपी स्टार्ट करा दीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो, समझ में आता है तो आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज ढूंढ करके। इसके लिए आजकल तो पैसा भी नहीं लगता है, डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होता है, बिल्कुल फ्री में ओपन होता है। एक कंपनी को मैं जानता हूँ, उस कंपनी की जो ऐप है ना, डीमेट अकाउंट ओपन कराती है, उनका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक, उस पर क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और
तो हम ये पढ़ रहे थे कि भैया देखो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो कंपनी है, न्यू कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी होती है, ओके। और जो पुरानी कंपनीज होती है जिसका बिजनेस लिक्विडेशन हो रहा होता है और नई कंपनी में ट्रांसफर हो रहा होता है, उसको ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं। ट्रांसफरर कंपनी के जो ओनर है उनको नई कंपनी जो कंसिडरेशन में प्रतिफल जो देती है, क्योंकि पूरा बिजनेस आ रहा है तो कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, प्रतिफल में क्या देती है, नई कंपनी अपने शेयर्स इशू कर देती है। ओके जी, बिल्कुल। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको नोट से भी पढ़ा देता हूं। जी हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ अमालगमेशन मैंने पहले बताया आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है, 1-4 लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है, 14 लगता है। ओके जी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है ट्रांसफरर कंपनी की, ट्रांसफरी कंपनी की मैंने आपको पहले ही बता दी। ट्रांसफरर कंपनी मतलब वो सेलिंग कंपनी जिसका बिजनेस सेल हो रहा है, या वेंडर कंपनी, या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफरी कंपनी मतलब हो गया परचेजर कंपनी, जो किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस को परचेज कर रही है, एक्वायर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 3 तरीके मैंने और बताया आपको अमालगमेशन। एक अमालगमेशन होता है जिसमें नई कंपनी किसी दो पुरानी कंपनी के बिजनेस को खरीद लेती है और उन दोनों कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, सारी एसेट लायबिलिटी भी आ जाती है। एब्जॉर्प्शन में एग्जिस्टिंग कंपनी ही किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को अपने अंदर एक्वायर कर लेती है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है वो बंद हो जाती है, उसकी जगह एक नई कंपनी खोल के उससे फिर बिजनेस को रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, रिकंस्ट्रक्शन उसका किया जाता है। ओके, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, चाहे इंडियस हो चाहे पुराने एएस हो, चाहे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। और हमारा जो ये अमालगमेशन है इसमें AS 14 जो लगता है, पुराना वाला ही हम पढ़ेंगे, वो कोई डिफरेंस नहीं करता है आपके अमालगमेशन में और एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। अमालगमेशन की अकाउंटिंग करने के 2 मेथड हैं। अमालगमेशन की अकाउंटिंग करने के कितने मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, और एक है अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज जो है उसको हम परचेज मेथड ही बोलते हैं, लेकिन अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर जो है उसका एक और निक नेम है। जैसे आपका भी घर पे कुछ नाम होगा ना, नहीं नाम भी होगा तो शॉर्ट में उसको बिगाड़ दिया गया होगा, घर वालों ने 100% बिगाड़ा होगा, ठीक है। नहीं तो मम्मी पापा तो प्यार से बोलते ही होंगे, ओके, ठीक है। नहीं तो सिस्टर ने कुछ निकनेम जरूर रखा होगा आपका, हाँ। तो ऐसे ही नेचर ऑफ मर्जर जो मेथड है उसका एक निकनेम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड बोल सकते हैं। तो 2 तरीके के मेथड है, एक मर्जर मेथड, एक परचेज मेथड। परचेज मेथड को तो परचेज मेथड ही बोलते हैं, लेकिन मर्जर मेथड का एक और नाम है पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। अब हमें कब जो है पूलिंग इंटरेस्ट मेथड यानी कि मर्जर मेथड यूज करना है, कब परचेज मेथड यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि सर कब जो है हमें मर्जर मेथड यूज करना है और कब जो है हमें यूज करना है आपका मर्जर मेथड या फिर परचेज मेथड। तो देखो 5 कंडीशन है, ये 5 कंडीशन दे रखी है, ABCDE 1 2 3 4 5। अगर ये ध्यान से सुनना, अगर ये 5 की 5 कंडीशन कोई भी कंपनी इसको कंप्लाई कर जाती है, पूरा कर देती है इन 5 कंडीशन को, तो हमारा मेथड लगेगा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, यानी कि फर्स्ट वाला, यानी कि इंटरेस्ट पूलिंग मेथड। इन 5 में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई तो फिर हमारा लगेगा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज मेथड। तो 5 कंडीशन पूरी, मर्जर मेथड, 5 में से कोई एक भी कंडीशन में गड़बड़ कर दी, परचेज मेथड। सर ये 5 कंडीशन है क्या, आइए बताता हूं, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये क्या है 5 कंडीशन, समझना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे फर्स्ट, ये हमारी ए लिमिटेड है, ये हमारी परचेजर कंपनी है। अब मैं यहां परचेजर लिख रहा हूं समझाने के लिए, वैसे हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। ये ट्रांसफरी कंपनी है, ये बी लिमिटेड, ये हमारी कौन सी है, वेंडर कंपनी, जिसको मैं समझाने के लिए आपको वेंडर लिख रहा हूं, बाकी इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी, ओके, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन, बी लिमिटेड की सारी एसेट और लायबिलिटी ए लिमिटेड में ट्रांसफर हो जानी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। बी लिमिटेड की, है ना, अगर आपको मर्जर मेथड लगाना तो 5 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी कहां ट्रांसफर हो जानी चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो जानी चाहिए, किस कंपनी की, जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जानी चाहिए ट्रांसफरी कंपनी में, यानी कि परचेजर कंपनी में। जब भी आप किसी दूसरी कंपनी को खरीद रहे हो तो उसकी सारी एसेट और लायबिलिटी हमारे पास आ जानी चाहिए, ओके। सेकंड कंडीशन, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर होंगे, पहले थर्ड कंडीशन लेता हूं, ठीक है। बी लिमिटेड के शेयर होल्डर होंगे, हाँ सर बी लिमिटेड के शेयर होल्डर तो होंगे,
है ना, बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, उनको ए लिमिटेड अपने शेयर इशू करेगी। कौन से वाले? इक्विटी शेयर। यानी कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो परचेजर कंपनी है, वो क्या करेगी? परचेजर कंपनी क्या करेगी बेटा? परचेजर कंपनी जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ये जो एसेट एंड लायबिलिटी ले रही है, इसके प्रतिफल के रूप में, इसके कंसिडरेशन के रूप में जो बी लिमिटेड के ओनर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उन्हें अपने इक्विटी शेयर इशू करेगी। ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन नंबर 3 है। तो सर सेकंड क्या है? जो ये शेयर होल्डर है ना, इसमें से 90% शेयर होल्डर किसके शेयर होल्डर बन जानी चाहिए? 90% शेयर होल्डर किसके बन जाने चाहिए? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए, नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए, जो कंपनी हमारे को खरीद रही है उसकी शेयर होल्डर बन जानी चाहिए 90%। तो सर अगर हम सबको ही अगर हमारी कंपनी के शेयर इशू करेंगे तो 100% बन जाएंगे। हाँ 100% बने तो बढ़िया ही है, बट कम से कम एक लिमिट है। तो वैसे ही जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को अपने शेयर इशू करेगी तो अब ये शेयर होल्डर किसके बन जाएंगे? जो पहले बी के थे अब ए लिमिटेड के बन जाएंगे, है ना। बट कम से कम कितने बनने चाहिए? 90। तो थर्ड वाली अगर कंडीशन पूरी करते हैं तो सेकंड वाली अपने आप ही पूरी हो जाएगी। आए समझ में? यस। अब 3 कंडीशन तो सर हमको समझ में आ गई। नेक्स्ट 2 कंडीशन जो है वो भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट नंबर 4th नंबर, द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमालगमेशन बाय द ट्रांसफर कंपनी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है जो बी लिमिटेड का बिजनेस है, उस बिजनेस को तो खरीदा है किसने? ए लिमिटेड का। तो ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड को खरीद रही है तो बी लिमिटेड का बिजनेस कंटिन्यू चलना चाहिए। मतलब बी लिमिटेड कंपनी तो खत्म हो गई, वो ए लिमिटेड में आ गई, लेकिन उसकी फैक्ट्री, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू चलनी चाहिए और वो अब किसका हो जाएगा? बिजनेस ए लिमिटेड का हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बी लिमिटेड को खरीदा और उसकी फैक्ट्री वगैरह लॉक लगा के घर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका बिजनेस कंटिन्यू चलते रहना चाहिए क्योंकि हमने उसको बिजनेस पर्पज से ही खरीदा है। ओके ठीक है, तो बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यू रन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर कंडीशन क्या है? जो भी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, एसेट और लायबिलिटी आ रही है, हाँ, ये किस पे आनी चाहिए? बुक वैल्यू पे आनी चाहिए। किस पे आनी चाहिए? बुक वैल्यू पे आनी चाहिए। अगर ये 5 की 5 कंडीशन जो मैंने यहाँ लिख भी रखी है ये पूरी हो जाती है तो हमारा अमालगमेशन कौन सा हो जाएगा? अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, या फिर उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। अगर 5 में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हुई तो हम इसको क्या बोलेंगे? आपका पूलिंग इंटरेस्ट मेथड नहीं बोलेंगे, फिर हम परचेज मेथड लगा देंगे इसका, यानी कि मर्जर मेथड अप्लाई नहीं होगा, परचेज मेथड अप्लाई होगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या सीखेंगे वो भी मैं बता देता हूं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि जो ये एसेट और लायबिलिटी ले रहे हैं, हाँ, इसके बदले में जो बी लिमिटेड के ओनर है, बी लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया पूरा, तो बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है, ओनर है, उनको ए लिमिटेड कुछ तो देगी, इक्विटी शेयर देगी, पैसा देगी, क्या देगी? यानी कि कंसिडरेशन तो देगी। उसको हम बोलते हैं पीसी। पीसी का मतलब क्या है? परिणीति चोपड़ा नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं बेटा। पीसी का मतलब है परचेज कंसिडरेशन। जब हम किसी दूसरी के बिजनेस को खरीद रहे हैं तो उसका परचेज कंसिडरेशन, यानी कि उसको परचेज करने के प्रतिफल के रूप में कुछ देंगे ना, हाँ, वो कैलकुलेट कैसे होगा वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।